हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस के तहत आज हम बीए सेकेंड ईयर के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये तो आप जानते ही हैं कि भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो इसी तरह से मध्यकालीन भारत की जब हम चर्चा करते हैं तो उसे भी हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं: सल्तनत काल और मुग़ल काल। तो जब हम इनके स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे तो हमें इनके स्रोतों को भी इन्हीं 2 भागों में विभक्त करना होगा। आज हम सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का ही अध्ययन करेंगे या उसी के बारे में हम बात करेंगे। सिंध पर जब अरबों के आक्रमण हुए और सिंध जब अरबों के आधिपत्य में आ गया, तब से हमें अनेक मुस्लिम ग्रंथ मिलने प्रारंभ होते हैं जिनसे हमें तत्कालीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और उनमें से हम बात करें कुछ नामों की, तो फ़तेहनामा अथवा चचनामा और बिलादुरी की रचना फतुह अल बुल्दान, उनसे हमें सिंध के बारे में प्रमाणिक जानकारियाँ मिलती हैं। इसी तरह से जो अल उत्बी की जो रचना है तारीख़ यामिनी, वो एक महमूद गजनवी के बारे में बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है और महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का एकमात्र उल्लेख तारीख़ यामिनी में ही मिलता है। तो अल उत्बी की तारीख़ यामिनी महमूद गजनवी के बारे में जानकारी प्राप्त करने का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत कहा जा सकता है और ये अरबी में लिखा गया। तो ये कुछ ग्रंथ थे जिनसे हमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है, तत्कालीन भारत के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को कितने भागों में हम बांट सकते हैं। तो जिस तरह से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को 3 भागों में हम बांटते हैं, सामान्यतः साहित्यिक स्रोत, विदेशियों के विवरण और पुरातात्विक स्रोत, ठीक उसी प्रकार से हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को भी इन्हीं भागों में विभक्त कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है साहित्यिक स्रोतों की, तो साहित्यिक स्रोत बहुत ही बहुलता में हमें मिलते हैं और इसीलिए हमें अगर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें इन पर अधिक निर्भर रहना होता है। अब फिर से हम आते हैं साहित्यिक स्रोतों के ऊपर। तो साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत जो सामान्य ऐतिहासिक रचनाएं हैं, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है वो है मिन्हाज उस सिराज की तबकाते नासिरी। मिन्हाज क्योंकि एक आलिम थे और वो क्या है, सत्ता केंद्र के बहुत अधिक निकट थे। तो उनकी रचना में हमें एक ऐसे व्यक्ति का चिंतन दिखाई देता है जो उसने स्वयं भारत में तुर्की शासन की स्थापना में सहयोग दिया। और तबकाते नासिरी में हमें इस्लाम के उदय से पूर्व विभिन्न पैगंबरों की जीवनी मिलती है। साथ ही साथ इस्लाम की उत्पत्ति से लेकर इल्तुतमिश द्वारा संगठित विभिन्न शमसी सामंतों के दल का इतिहास हमें मिलता है। ये जो संपूर्ण रचना है वो 23 अध्यायों में विभक्त है और इनको तबकात कहा जाता है। इनमें ऐतिहासिक घटनाओं के अतिरिक्त हमें महापुरुषों का विवरण भी नज़र आता है और इस पुस्तक में प्रथम बार दिल्ली सल्तनत का क्रमबद्ध विवरण हमें देखने को मिलता है। तो जो मिन्हाज उस सिराज की तबकाते नासिरी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना कही जा सकती है, लेकिन इसका एक दोष भी है। इसका दोष क्या है कि इसमें तिथि क्रम पर विशेष जोर नहीं दिया गया है और हालांकि ये एक दोष है, लेकिन इससे इसका महत्व कम नहीं हो जाता, क्योंकि तुर्की आक्रमणों और दिल्ली सल्तनत की स्थापना व इल्तुतमिश के शासनकाल के इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पुस्तक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। मिन्हाज ने जहाँ अपना इतिहास समाप्त किया, वहीं से हमें बर्नी के इतिहास का आरंभ दिखाई देता है। अन्य जो महत्वपूर्ण रचना है सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु, वो है जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोजशाही। तो बर्नी ने दिल्ली सल्तनत का इतिहास इल्तुतमिश के शासनकाल के बाद से आरंभ किया और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के आरंभिक 6 वर्षों तक का इसमें वर्णन हमें देखने को मिलता है।
और इस काल के उत्तरी भारत के इतिहास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्रोत कहा जा सकता है। मिन्हाज की भांति ही जो बर्नी थे वो भी राज दरबार के बहुत ही निकट थे और बाद में जाकर फिरोज शाह तुगलक से उनके संबंध बिगड़ गए थे और उन्हें कुछ समय कैद में भी बिताना पड़ा था। और बर्नी ने जो ये अपनी रचना रचित की वो मुख्यतः उन्होंने अमीर और कुलीन वर्गों के लिए ही इस रचना को रचा। मिन्हाज ने के समान जो बर्नी थे वो संपूर्ण विश्व पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते थे। मतलब उन्होंने अपने इस रचना में संपूर्ण विश्व के इतिहास की घटनाओं का वर्णन नहीं किया है, बल्कि उन्होंने भारत पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखा है। और बर्नी की रचना हालांकि विश्वसनीय कही जा सकती है, लेकिन जो इनकी रचना है उसका जो सबसे बड़ा दोष है वो ये है कि हालांकि वो अनेक घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी थे, लेकिन उनकी रचना में पूर्वाग्रह बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि उनके जो व्यक्तिगत राजद्वेष भी थे वो भी इन पूर्वाग्रहों से ही नियंत्रित थे। तो इसलिए उन्होंने अनेक घटनाओं को संकीर्ण विचारों के अनुरूप तोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास किया। वे हिंदुओं की निंदा भी करते हैं और जहाँ तक बलबन की नीतियाँ हैं या अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार है उनकी वो बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। लेकिन उन्होंने मोहम्मद तुगलक के जो नीतियाँ थी उनकी कटु आलोचना की है और उन्होंने सुल्तान को बहुत ही विकृत रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ तारीख़ फिरोजशाही का एक अन्य दोष भी हमें देखने को मिलता है, वो ये है कि तिथि क्रम भी इसका दोषपूर्ण है और अपने सूचना स्रोत के विषय में भी ये हमें ज़्यादा सावधान नज़र नहीं आता है। लेकिन इन सारी कमियों के बावजूद इस ग्रंथ का महत्व कम नहीं हो जाता, क्योंकि बढ़ने के समय में सुल्तान जिन समस्याओं से गुज़र रहे थे उन समस्याओं के बारे में जानकारी हमें उनके इसी ग्रंथ से मिलती है। और यह केवल मध्यकाल के राजनीतिक, प्रशासनिक या आर्थिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण नहीं है ग्रंथ, बल्कि तत्कालीन बौद्धिक इतिहास के दृष्टिकोण से भी देखें हम तो ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण नज़र आती है। और ये सल्तनत काल की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो खिलजी और तुगलक कालों की राजनीतिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों की संपूर्ण जानकारी हमें प्रदान करती है। अब कुछ ऐसी रचनाओं के बारे में हम बात करते हैं जिनसे हमें नैतिक उपदेश भी निहित नज़र आते हैं। और इनमें अगर हम बात करें तो बर्नी की जो फतवा जहांदारी वो इसी तरह का ग्रंथ एक नज़र आता है हमें, जिसमें हमें तत्कालीन राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक जीवन का विवरण तो देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ हमें विभिन्न शासकों की नीतियों के गुणदोष और राजनीतिक आदर्शों की चर्चा भी देखने को मिलती है। तो जो बर्नी थे उन्होंने अपनी इस पुस्तक में ये कहा कि जो सुल्तान है उसे हमेशा इस्लाम का संरक्षण करना चाहिए, शरीयत को लागू करना चाहिए, गैर मुसलमानों को दंडित करना चाहिए तथा शासन का जो भार है वो पवित्र और धार्मिक व्यक्तियों को ही सौंपना चाहिए और प्रशासनिक कार्यों से दार्शनिकों, बुद्धिजीवियों और निम्न कुल के व्यक्तियों को हमें हमेशा दूर रखना चाहिए। ये चीज़ें उन्होंने राजसत्ता हेतु प्रतिपादित की कि सदैव शासक को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। शमशेर सिराज अफीफ ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में फिरोज शाह तुगलक के राज्यकाल की स्थिति का वर्णन अपने 90 अध्यायों में किया है और इसमें फिरोज शाह तुगलक के जीवन और कार्यों का वर्णन भी है। और अफीफ फिरोज शाह के शासनकाल को शांति और संपन्नता का युग बताते हैं और फिरोज शाह के शासन के सिर्फ सकारात्मक पक्षों को ही वो उजागर करते हैं। मतलब उन्होंने अपनी पुस्तक में केवल सकारात्मक पक्ष रखने का ही प्रयास किया है और जो नकारात्मक पक्ष भी थे उसके शासनकाल के उनको भी सकारात्मक बनाने का प्रयत्न उनके द्वारा किया गया है। और हिंदुओं के प्रति अगर उनका दृष्टिकोण देखा जाए तो अफीफ का जो विचार था वो मिन्हाज और बर्नी से हमें ज़्यादा उदार नज़र आता है और उनका ये मानना था कि जो ऐतिहासिक कार्य है वो ईश्वर द्वारा ही निर्धारित या निर्देशित होता है। तो हालांकि उनकी इस पुस्तक में काफ़ी कमजोरियाँ थी या दोष थे, लेकिन इन कमजोरी के बावजूद भी
जो उनकी पुस्तक है तारीख़ फ़िरोज़शाही, वो तत्कालीन सामान्य जनता की स्थिति पर बहुत ही अच्छा प्रकाश डालती है और साथ ही साथ तत्कालीन पतनोन्मुख जो सल्तनत था उस पर भी हमें महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता हुआ नज़र आता है। अब हम बात करते हैं प्रशस्तियों की। तो सल्तनत काल में अनेक प्रशस्तियों की भी रचना की गई जो तत्कालीन भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करती हैं और शासक विशेष की उपलब्धियों का इनमें गुणगान किया जाता था। और ऐसी प्रशस्तियों में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रशस्ति है वो है बदरुद्दीन द्वारा रचित शाहनामा। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकलापों का वर्णन दिया गया है। हालांकि साहित्यिक दृष्टिकोण से ये ग्रंथ बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें ऐतिहासिक दृष्टिकोण की तो ऐतिहासिक महत्व इसका बहुत अधिक दिखाई पड़ता है। ऐतिहासिक महत्व की बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं भी हमें मिलती हैं और ऐसी साहित्यिक रचनाओं में अमीर खुसरो की रचनाएं बहुत प्रमुख मानी जाती है और वे केकुबा, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी के समय में राज दरबार से संबंधित थे और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। खुसरो ने बहुत सारे मसनवी भी लिखे और किरान उस सदाइन जो उनकी रचना है उसमें हमें बुगरा खां और उसके बेटे केकुबाद के मिलन के दृश्य के अलावा शाही दरबार, अमीरों और राजकीय पदाधिकारियों के जीवन के बारे में वर्णन दिखाई देता है। और मिफ्ताह उल फुतूह में जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों एवं अन्य राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ खजाइन उल फतूह में हमें अलाउद्दीन खिलजी के शासन के जो प्रारंभिक वर्ष हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है, उसके सैनिक अभियानों तथा मलिक काफूर के दक्कन अभियानों, सैन्य संगठन और भौगोलिक महत्व की अनेक जानकारियाँ भी हमें इससे मिलती हैं। मंगोल आक्रमण का वर्णन भी इस पुस्तक में दिया गया है खजाइन उल फतूह में, जिससे हमें मंगोल आक्रमण के बारे में भी जानकारी मिलती है। और इस रचना का महत्व इसलिए बहुत अधिक माना जाता है क्योंकि एकमात्र यही ग्रंथ है जो अलाउद्दीन का समसामयिक विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। खुसरो की जो दूसरी अन्य रचनाएं हैं उनमें नुहा सिपहर, आशिका, तुगलकनामा ये प्रमुख मानी जाती हैं। और नुहा सिपहर में मुबारक खिलजी और उसके समय की सामाजिक स्थिति का वर्णन दिया गया है। आशिका की अगर हम बात करें तो आशिका में अलाउद्दीन की गुजरात और मालवा विजय का वर्णन दिखता है हमें। और तुगलकनामा में खुसरो शाह और गयासुद्दीन तुगलक के संघर्ष का विवरण हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो तुगलकनामा है वो तुगलक वंश के इतिहास के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है या बहुमूल्य स्रोत है। इसमें गयासुद्दीन तुगलक द्वारा खुसरो शाह खां के दमन और सत्ता की स्थापना की परिस्थितियां विशेष जो थी वो बहुत राजनीतिक महत्व की थी। और देवल रानी खिजर खां एक अन्य इनका ग्रंथ है महत्वपूर्ण, उससे भी हमें ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है। इसमें अलाउद्दीन के पुत्र खिजर खां और गुजरात के शासक कर्णदेव की पुत्री देवल रानी की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी और उसके पहले के सुल्तान के सैनिक अभियानों का भी इसमें हमें वर्णन मिलता है। तो इस तरह से अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो सल्तनतकालीन भारतीय इतिहास पर बहुत अच्छा प्रकाश डालती हैं। अन्य और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जो हमें तत्कालीन भारत के बारे में जानकारियाँ प्रदान करते हैं और कई अरबी, फारसी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी ये रचे गए, जैसे संस्कृत है या हिंदी है, अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ हैं उनमें इनकी रचना की गई। और ऐसे ग्रंथों में फ़खरुद्दीन की जो तारीख है फ़खरुद्दीन थी और फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फतुआते फिरोजशाही और ख्वाजा अब्दुल मलिक इसामी की पुस्तक फुतुह सलातीन ये प्रमुख मानी जा सकती हैं। और इसामी जो थे वो बहमन शाह के दरबार में रहते थे और उन्होंने अपने इस पुस्तक को अलाउद्दीन बहमन शाह को ही समर्पित किया था। इसामी ने मोहम्मद बिन तुगलक की बहुत आलोचना की है अपने इस ग्रंथ में और इसमें तुगलक सुल्तान को बहुत ही भद्दे ढंग से प्रदर्शित किया गया या प्रस्तुत किया गया है और बहमनियों की बहुत अधिक प्रशंसा की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी इस ग्रंथ का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद के शासन के अंतिम वर्षों पर
एकमात्र इसी पुस्तक द्वारा प्रकाश डाला गया है। तो यह एकमात्र उपलब्ध यही पुस्तक है। तो अहमद यादगार की पुस्तक तारीख़ सलातिन अफ़ागिना से लोदी शासन पर प्रकाश पड़ता है। यहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही और हसन निजामी की पुस्तक ताजुल माहिर, ये अन्य पुस्तकें हैं जो सल्तनत कालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत कहे जा सकती हैं। साथ ही साथ आइनुल मुल्क मुल्तानी की पुस्तक इंशा-अ-महरू, इससे हमें फ़िरोज़ शाह तुगलक के प्रशासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तारीख़ सिंध और मीरात सिकंदरी से हमें गुजरात की स्थिति के बारे में पता चलता है। तारीख़ दाऊदी से हमें सिकंदर लोदी के शासन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और फ़वायद उल फ़वाद में शेख निजामुद्दीन औलिया की मजलिसों का वर्णन किया गया है, लेकिन उससे तत्कालीन सामाजिक आर्थिक इतिहास का भी हमें ज्ञान होता है। तो ये कुछ पुस्तकें थी या ग्रंथ थे जिनसे हमें सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इन ग्रंथों के अतिरिक्त बहुत सारे सूफी संतों की चरितावली भी हमें मिलती है जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर बहुत अच्छा प्रकाश डालती हैं। तो इनमें से जो मुख्य है वो है अमीर हसन सिजजी की फ़वादुल फ़वायद, उसमें हमें तत्कालीन समाज का अच्छा चित्रण नज़र आता है। और ये शेख निजामुद्दीन औलिया के संवादों का संकलन है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी से लेकर गयासुद्दीन तुगलक के समय की स्थिति का वर्णन हमें मिलता है। इल्तुतमिश और बलबन का उल्लेख भी इसमें किया गया है। मीर खुर्द ने भारतीय चिश्ती सूफियों का वर्णन सियरुल औलिया में किया है और सियरुल औरिफिन नामक ग्रंथ से भी इस विषय पर हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथ ही साथ इस ग्रंथ का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें हमें कुछ ऐसे ब्यौरे मिलते हैं जो कहीं भी नहीं पाए जाते हैं।